हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास तक हम लोगों ने रॉल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कवर कर लिया था। आफ्टर कवरिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। थोड़ा सा पहले इसका बेसिक मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो कंडेंसेशन के बाद हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। जैसे कोई एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमको प्रोवाइडेड हो तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा, वेपर्स का फॉर्मेशन करेगा। हम क्या करेंगे, उन वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे और जो लिक्विड हमको मिलेगा उस पर्टिकुलर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, एज वेल एज उससे फर्दर फिर से बनने वाले वेपर्स का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का। बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आए हैं प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करें, एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मौजूद है। मान लो ये कंटेनर है जो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है जिसमें कंपोनेंट ए एज वेल एज बी मौजूद है। ठीक है, ए के मोल फ्रैक्शन को मैं लिक्विड फेज में एक्स ए से इंडिकेट कर रहा हूँ, एज वेल एज बी के मोल फ्रैक्शन को एक्स बी से। पी नॉट ए वेपर प्रेशर है ए का, साथ ही साथ पी नॉट बी जो है वो बी के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा। आफ्टर सम टाइम जब ये वेपर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा तो ये वेपर्स जो है फर्दर कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज के बीच में इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो वेपर फॉर्म होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इसका अमाउंट तो चेंज करता नहीं है। अच्छा ठीक है, इस वेपर में ए के मोल फ्रैक्शन को मैंने वाई ए से इंडिकेट कर दिया है, एज वेल एज बी के मोल फ्रैक्शन को वाई बी से इंडिकेट कर दिया। हम लोग क्या करते हैं कि जो वेपर फॉर्म हुआ है इसको कलेक्ट करके, इन वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंसर से पास करा देते हैं। अब हम इसका पूरा सही डायग्राम नहीं बना रहे, बस एक रफ आइडिया आपको दे रहे हैं जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि हम लोग फॉर्म्ड वेपर को कंडेंसर से पास करा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म हुआ वो इस कंटेनर में मौजूद होगा। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली में, ये वेपर्स हैं, पास किससे करा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडेंसर। एज्यूम कर ले कि ये कंडेंसर है और इससे पास होने के बाद ये पूरा का पूरा वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने किसी दूसरे कंटेनर में लिक्विड को कलेक्ट कर लिया। इस लिक्विड में कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स डैश ए से इंडिकेट कर रहा हूँ और बी के मोल फ्रैक्शन को एक्स डैश बी से। अच्छा, ये जो लिक्विड ऑब्टेन हुआ है ये आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ दिस ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है। इस ओरिजिनल सॉल्यूशन के वेपर को कंडेंस करने के बाद हमको ये लिक्विड ऑब्टेन हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं फर्स्ट कंडेंसेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, फर्स्ट कंडेंसेट। अब ये जो लिक्विड है ये फर्दर फिर से वेपर्स का फॉर्मेशन करेगा एंड इन द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम फिर से
ए के मोल फ्रैक्शन को वाई डैश ए एज वेल एज बी के मोल फ्रैक्शन को सेम ही तरीके से वाई डैश बी के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल मैंने ये डायग्राम आपको बता दिया है कंडेंसेशन के रिगार्डिंग। हम लोग क्या करें, एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट है। कौन कौन, ए एज वेल एज बी, जिसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में एक्स ए एज वेल एज एक्स बी से इंडिकेट किया गया। ठीक है, अब इससे जो वेपर फॉर्म हुआ उन वेपर्स को कलेक्ट करके कंडेंसर से पास करा दिया, और कंडेंसर से पास कराने के बाद ये लिक्विड में जब कन्वर्ट हुआ तो इस लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को हम लोगों ने एक्स डैश ए एज वेल एज एक्स डैश बी से इंडिकेट कर दिया। और फिर जब ये फर्दर वेपर का फॉर्मेशन कर रहा तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का वाई डैश ए एज वेल एज वाई डैश बी के रूप में इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है यहाँ पे, तो हमको इस कंडेंसेट के लिए लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। हमारा मेन मोटो यही है। तो थोड़ा सा ये सोचें कि अगर हमको वाई ए एज वेल एज वाई बी कैलकुलेट करना होता तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, तो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था वाई ए बाई वाई बी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे, ये वाई ए बाई वाई बी के वैल्यू को इंडिकेट करता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई ए बाई वाई बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या सोचना है, अब ये सोचना है कि यहाँ से चूंकि जितना वेपर फॉर्म हुआ है उन सारे वेपर्स को कलेक्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया गया है। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में यहाँ पे मौजूद होंगे उतने ही सेम मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में फर्स्ट कंडेंसेट में मौजूद होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, वेपर को कलेक्ट कर लिया और उसको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितने मॉलिक्यूल वेपर में थे उतने ही मॉलिक्यूल सेम किस में होंगे, फर्स्ट कंडेंसेट में होंगे। ये बात तो एकदम क्लियर है। यानी कि यहाँ का मोल फ्रैक्शन इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है कि मोल फ्रैक्शन जो ओरिजिनल सॉल्यूशन के वेपर फेज में होगा वही सेम मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंडेंसेट के लिक्विड फेज में भी मौजूद होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, हेयर एक्स डैश ए इज इक्वल टू वाई ए एंड एक्स डैश बी इज इक्वल टू वाई बी। ठीक है, तो अगर ऐसा हमको देखने को मिल रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी मस्ट बी इक्वल टू वाई ए बाई वाई बी, और ये किसके बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। यानी कि सिंपली हम लोग वाई ए वाई बी निकालेंगे और जो वैल्यू वाई ए वाई बी का होगा वही वैल्यू किसका हो जाएगा, एक्स डैश ए एक्स डैश बी का हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर लिक्विड से फिर से जो वेपर बनेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग सोचें, यानी कि अगर हम लोग सोचें कि हमको वाई डैश ए निकालना हो एज वेल एज वाई डैश बी निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, तो वाई डैश ए बाई वाई डैश बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे वाई ए बाई वाई बी था पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट बी एक्स बी, उसी सेम तरीके से वाई डैश ए बाई वाई डैश बी क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए, अब एक्स ए ना लिख करके हम लोग इसके लिक्विड का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे ना, फर्स्ट कंडेंसेट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में कितना है, एक्स डैश ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नॉट बी एक्स डैश बी। तो ये हम लोग यहाँ से वाई डैश ए बाई वाई डैश बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब थोड़ा सा सोचें इसको, अब थोड़ा सा अच्छे से एकदम बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। तो हुआ क्या कि जब आप कंडेंसेशन करते हो तो कंडेंसेशन के दौरान एक स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा, तो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होगा वही सेम मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंडेंसेट के लिक्विड फेज में होगा। ठीक है, अच्छा मान लो इस वेपर को फिर से कलेक्ट किया और कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड कंडेंसेट। तो मैं कहूँगा कि सेकंड कंडेंसेट के लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल फ्रैक्शन कहाँ रहा होगा, फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर फेज में। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट
इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ vapor phase is equal to mole fraction in vapor phase of original solution, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के vapor phase में जो मोल फ्रैक्शन होगा वही फर्स्ट कंडेंसेट के कौन से फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। ये तो मैथमेटिकल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब इसी पे बेस्ड है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट, और इसके थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वोलाटाइल लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं। पहले आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर ले, समझ लें, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखते हैं कि किस तरीके से लिक्विड मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब ऐसे सोचो कि यहाँ पे जो मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया है ए एज वेल एज बी का, इस ओरिजिनल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए हम लोग कोई भी मोल लेते ए एज वेल एज बी का, ठीक है, फिर भी हमेशा वेपर फेज में वही कंपोनेंट ज़्यादा मौजूद होता जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती। कहने का मतलब आप किसी भी मोल से इस ओरिजिनल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करो, चाहे आप ए का मोल ज़्यादा रखो या बी का मोल ज़्यादा रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी वेपर का फॉर्मेशन होगा तो वेपर फेज हमेशा वही कंपोनेंट ज़्यादा कंटेन करेगा जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। आप ऐसे समझे कि अगर पी नॉट ए ज़्यादा होता, मैं यहाँ पे ज्यूम कर ले रहा हूँ, पी नॉट ए ज़्यादा होता और पी नॉट बी कम होता, यानी कि कंपोनेंट ए की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, यानी कि कंपोनेंट ए का वेपर बनाने का रेट जो है वो कंपोनेंट बी के वेपर फॉर्म करने के रेट से ज़्यादा होगा। यानी कि ए के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में, कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो आप किसी भी मोल से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेपर फेज हमेशा उस कंपोनेंट को ज़्यादा अमाउंट में कंटेन करेगा जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस वेपर फेज में किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि इस वेपर को कलेक्ट कर लिया और कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। फिर फर्दर इस लिक्विड से जब वेपर का फॉर्मेशन होगा तो रिलेशन तो वही है कि हमारा कंपोनेंट ए ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कि अब ए के मॉलिक्यूल्स वेपर में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो चुके थे, बी के मॉलिक्यूल्स कम थे। अब जब वेपर का फॉर्मेशन होगा तो चूंकि इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ए के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करें तो बार बार रिपीट करने से वेपर फेज में वोलाटाइल कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स लगातार बढ़ते जाएंगे और लिक्विड फेज में जो है वो कौन सा कंपोनेंट मौजूद होगा, लेस वोलाटाइल कंपोनेंट मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना, एक छोटा सा फंडा बना कि हम कह सकते हैं वेपर फेज विल ऑलवेज बी रिचर इन दैट कंपोनेंट which having more volatility, यानी कि वेपर फेज हमेशा उस कंपोनेंट में रिचर होगा जिसका वोलेटिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करें तो बार बार रिपीट करने से वेपर फेज में मोर वोलाटाइल कंपोनेंट मिलेगा और लिक्विड फेज में हमको लेस वोलाटाइल कंपोनेंट मिलेगा। और इस तरीके से हम किसी दो वोलाटाइल लिक्विड के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना, इसमें एक टर्म है डिस्टिलेट का, एक टर्म है रेसिड्यू का। तो डिस्टिलेट का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेट का मतलब ये हुआ कि जब आपने इस प्रोसेस को रिपीट किया तो वेपर फेज में आपको क्या ऑब्टेन हुआ। तो अगर मैं पूछूं कि इस प्रोसेस को जब हम लोग रिपीट करेंगे तो हमको डिस्टिलेट के रूप में कौन मिलेगा, तो डिस्टिलेट के रूप में मिलेगा मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। डिस्टिलेट के रूप में क्या मिलेगा बताओ, हमको मिलेगा मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। और
रेसिड्यू जो लिक्विड फेज में बचा रह जाएगा। तो रेसिड्यू के रूप में कौन मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं लेस वोलाटाइल कंपोनेंट, लेस वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा डिस्टिलेट और रेसिड्यूस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मोर वोलाटाइल कंपोनेंट डिस्टिलेट के रूप में मिलेगा और लेस वोलाटाइल कंपोनेंट रेसिड्यू के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस सिंपल वे मैं इसको रिपीट भी कर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अब तक। इस प्रोसेस के थ्रू एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम लोग किसी पार्टिकुलर लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करते हो, उनके वोलेटिलिटी, उनके डिफरेंट वोलेटिलिटी के बेसिस पे वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। आप ऐसे सोचिए कि दोनों की वोलेटिलिटी यहाँ पे सेम होती है, एज्यूम कर लो कि दोनों लिक्विड की वोलेटिलिटी सेम होती, दोनों का वेपर प्रेशर लगभग बराबर होता, तो जिस रेट से ए वेपर का फॉर्मेशन करता उसी रेट से बी भी वेपर का फॉर्मेशन करता, यानी कि वेपर फेज में दोनों के मॉलिक्यूल्स लगभग क्या होते, बराबर होते। तो उस तरह के केस में क्या हम लोग इस मेथड से दोनों लिक्विड को सेपरेट कर पाते, अलग अलग कर पाते? हम कहते नहीं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू दो वोलाटाइल लिक्विड के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनकी वोलेटिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेंशन किया है। क्या मेंशन किया, देखते हैं। मेंशन किया है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिक्सचर ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग दो वोलाटाइल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये हम लोग देखेंगे, अभी इन्फॉर्मेशन आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। क्यों है सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा आगे के लेक्चर्स में, जब हम लोग सॉल्यूशन के टाइप को कवर कर रहे होंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एंड फॉर दोज लिक्विड मिक्सचर विच हैव डिफरेंट वोलाटाइल नेचर, जिनका वोलाटाइल नेचर क्या हो, डिफरेंट हो। वोलाटाइल नेचर डिफरेंट होने से क्या डिफरेंट हो जाएगा, वेपर प्रेशर, और अगर वेपर प्रेशर डिफरेंट है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि वैसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, वेपर प्रेशर अलग अलग हो या वोलेटिलिटी डिफरेंट हो, उसी के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। और ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद जो हमको डिस्टिलेट ऑब्टेन होगा, वेपर फेज में जो सब्सटेंस ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, मोर वोलाटाइल, और जो रेसिड्यू मिलेगा वो हमारा क्या होगा, लेस वोलाटाइल कंपोनेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिछला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। और इस न्यूमेरिकल में मैंने कोशिश किया है कि पीछे की चीज़ें भी अच्छे तरीके से आपके रिपीट हो जाएं। आपको जो पीछे मैंने कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बताया था वो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। ठीक है, यानी कि पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। तो कहा गया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, ए एज वेल एज बी। ए का मोल 2 है और बी के मोल्स को 3 इंडिकेट किया गया है। पी नॉट ए 200 mm ऑफ Hg है, वेयर एज पी नॉट बी 300 mm ऑफ Hg है। कह रहा कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन के वेपर फेज में आप ए एज वेल एज बी का मोल फ्रैक्शन निकालें। ठीक है, दूसरा कह रहा कि जो फर्स्ट कंडेंसेट ऑब्टेन होगा उस फर्स्ट कंडेंसेट में ए एज वेल एज बी का मोल फ्रैक्शन निकाले। एंड द थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड फर्स्ट कंडेंसेट। तीसरा कह रहा है कि आप ओरिजिनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें, साथ ही साथ फर्स्ट कंडेंसेट का भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें। तो ये चीज़ें हैं हमको कैलकुलेट करनी। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं इधर बना दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होती जाए। ये मान लो हमारे पास क्या है, दिस इज़ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट मौजूद है और ए के मोल्स कितने हैं 2 और बी के मोल्स इसमें कितने हैं 3। ये क्वेश्चन ने हमको दे रखा है। ठीक है, अब इससे वेपर का फॉर्मेशन हो रहा, ये हमारा हो गया वेपर,
और इस वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का वो वाई ए होगा और बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो वाई बी होगा। हम लोग क्या करते हैं, इस वेपर को कलेक्ट करके कंडेंस करते रहे, ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन कर दिया जा रहा। आफ्टर कंडेंसेशन हमको जो फर्स्ट कंडेंसेट मिला, फर्स्ट कंडेंसेट जो हमको ऑब्टेन हुआ है, इसमें जो मोल फ्रैक्शन है ए का वो एक्स डैश ए मान लेते हैं और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स डैश बी। और इस कंडेंसेट से जो फर्दर फिर से वेपर बनेगा, इसमें मोल फ्रैक्शन ए का वाई डैश ए एज वेल एज वाई डैश बी मान लेते हैं। ये ओवरऑल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। सोचो अगर पहला पार्ट हमको कैलकुलेट करना हो, कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो यही है वेपर फेज ओरिजिनल सॉल्यूशन का। इसके मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, वाई ए वाई बी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो एक्स ए क्या होगा, अपना मोल 2 बाई टोटल मोल 5। एक्स बी कितना होगा, इसका अपना मोल कितना 3 बाई टोटल मोल 5। ये हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि वाई ए वाई बी निकालना है, तो वाई ए बाई वाई बी का रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ना। क्या फॉर्मूला, वाई ए बाई वाई बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। पी नॉट ए कितना है बाबू 200, एक्स ए कितना है 2/5 डिवाइडेड बाई पी नॉट बी कितना है 300 और एक्स बी कितना है 3/5। ये कैंसिल आउट होगा कितना टाइम्स 40, ठीक है ना, और ये कितना टाइम्स 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 80/180, ठीक है। अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये 4 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, यानी कि हमको 4/9 मिल गया। यानी कि आप कह सकते हो कि वाई ए कितना होगा। तो मैंने कहा था ना, मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके रेशियो को बताता है, मोल्स के रेशियो को बताता है। जो मोल्स कहाँ मौजूद होगा, वेपर में। यानी कि वाई ए क्या हो जाएगा, इसका अपना मोल 4 और टोटल मोल कितना 9 + 4 13। और वाई बी कितना हो जाएगा बताओ, तो इसका अपना मोल 9 और टोटल मोल कितना 13। तो एक हो जाएगा 4/13 और एक हो जाएगा 9/13। यानी कि पहला प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो गया कि वेपर फेज में जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का हो, मोल फ्रैक्शन ए एज वेल एज बी का पता है। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 4/13 और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 9/13। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें ए एज वेल एज बी का इन वेपर फेज ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट। फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर फेज में आप ए एज वेल एज बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट कंडेंसेट ये, तो फर्स्ट कंडेंसेट के लिए हम लोगों ने सीखा है कि वाई ए बाई वाई बी ही किसके बराबर हो जाता है, एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी के बराबर, ठीक है। यानी कि आप सिंपल वे में ऐसे कह दो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सिंपल वे में आप ऐसे कह दो कि एक्स डैश ए जो है वो किसके बराबर होगा, वाई ए के बराबर, और ये कितना है तो 4/9। और एक्स डैश बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वाई बी के बराबर, और ये कितना है हमारे पास, सॉरी ये 4/13 था ना, और ये हमारे पास कितना है 9/13, ठीक है। अब अगर मैं वाई डैश ए बाई वाई डैश बी कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पी नॉट ए और इसके लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स डैश ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी एक्स डैश बी। वैल्यूज रखते हैं। पी नॉट ए कितना है 200, एक्स डैश ए कितना है 4/13 और ये कितना है हमारे पास 300 × 9/13। 13 कैंसिल आउट, ये 2 0 से 2 0 खत्म। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 8/27। ये किसका वैल्यू आ गया, वाई डैश ए बाई वाई डैश बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। इससे मैं थोड़ा सा इधर बच जाता हूँ क्योंकि उधर जगह तो है नहीं। तो वाई डैश ए कितना हो जाएगा बताओ, वाई डैश ए हो जाएगा अपना मोल 8 बाई टोटल मोल 8 + 27 कितना हो जाएगा 35। वाई डैश बी कितना हो जाएगा बाबू 27/35। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि जो फर्स्ट कंडेंसेट होगा, ये जो फर्स्ट कंडेंसेट है इसके वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। तीसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं। पहले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको तब तक नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट कर लें, फिर मैं तीसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। तो तीसरे पार्ट में हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करें एज वेल एज
फर्स्ट कंडेंसेट का भी वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, तो देखते हैं, हमको वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन को मैं PS से इंडिकेट कर रहा हूँ। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो PS इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P0A XA प्लस P0B XB, है ना। तो P0A कितना है 200, XA कितना है हमारा, XA आया था कितना 2/5 ना, 2/5 प्लस P0B कितना 300 और XB कितना है हमारे पास, तो ये हमारा आया था 3/5। तो इसको हम लोग कट करें तो ये 40 टाइम्स और इससे इसको कट करें तो ये 60 टाइम्स, यानी कि हमारे पास ये 80 प्लस 180 कितना हो जाएगा 260 mm ऑफ Hg। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम लोग PS डैश को मैं बोल रहा हूँ दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट के वेपर प्रेशर को हम लोग P-S से इंडिकेट करें। तो P-S का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो P0A, अब फर्स्ट कंडेंसेट के लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो X-A है, तो P0A X-A प्लस P0B X-B, इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आया है ना उसी को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। P0A कितना है, तो P0A 200, X-A कैलकुलेट कर रखा है हम लोगों ने। X-A कितना था बाबू 4/13, X-A कितना था 4/13, P0B कितना है 300, X-B कितना है, X-B जो है वो हमारे पास 9/13 के बराबर है, यानी कि ये 800/13 प्लस ये कितना हो जाएगा 2700/13। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 3500/13। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंडेंसेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार आप अच्छे से खुद से इसको सॉल्व करें, चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करें, जो भी आपको परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दिया करूँगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इन सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करने के बाद अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, अभी तक हम लोगों ने रॉल्ट्स लॉ पूरा फिनिश कर लिया, पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, एक बड़ा सा जो पोर्शन था हमारा वेपर प्रेशर का वो अब खत्म हो गया है। अब हमारा जो वर्क है वो है मेनली टाइप ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। मेनली किससे रिलेटेड है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। जैसे आपने गैस स्टेट में पढ़ा होगा ना, आइडियल गैस, रियल गैस, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग सॉल्यूशन को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग अब कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप का होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करें। साथ ही साथ हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता रहता है। ठीक है, अब सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में सॉल्यूशन बनता है कैसे। एकदम छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन देखते हैं, फिर उसके बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्यों सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 कंटेनर्स में प्योर लिक्विड A एज वेल एज B फिल्ड है। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स करके हम लोग एक सॉल्यूशन बना रहे हैं A + B का। अच्छा, अगर हम लोग इस प्योर लिक्विड के रिस्पेक्ट में बात करें, इस प्योर लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे चूँकि लिक्विड A के मॉलिक्यूल्स हैं तो इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ AA इंट्रैक्शन। क्या नाम दिया मैंने, AA इंट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा होगा ना। जैसे वाटर होता तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगाता, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे AA इंट्रैक्शन बोल दिया। ठीक है, इसके लिए उसी सेम तरीके से मैं बोल दे रहा हूँ
बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है। बी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी बी इंट्रैक्शन। तो थोड़ा सा सोचो, जैसे ही इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ए एज वेल एज बी के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने के कारण ए और ए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एज वेल एज बी मॉलिक्यूल्स में भी जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ए के मॉलिक्यूल में बी आ जा रहा है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बी के मॉलिक्यूल के बीच में ए आ जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सर जैसे ही मिक्स किया गया है, आफ्टर मिक्सिंग ए इंट्रैक्शन जो है वो ब्रेक कर जा रहा, ब्रेक्स। और अगर ऐसा होगा तो हमको ये समझ में आ रहा है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, यानी कि हीट क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब्ड हुआ होगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही टर्म कह सकते हैं कि बी बी इंट्रैक्शन जो है दोनों प्योर लिक्विड्स को मिलाने के बाद टूट गया होगा, और ऐसा करने के कारण हीट क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब्ड हुआ होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचें इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही ये सॉल्यूशन बना होगा तो भले ही ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, लेकिन एक नया बॉन्ड साथ ही साथ डेवलप भी हो रहा होगा, सिमुल्टेनियसली एक नया बॉन्ड बन रहा होगा, किसके किसके बीच में, तो ए का मॉलिक्यूल बी पे, या ऐसा कह सकते हैं बी का मॉलिक्यूल ए पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इंट्रैक्शन बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इंट्रैक्शन। अब ये ए बी इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा, और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है, तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट है जो होगा वो क्या होगा, रिलीज्ड होगा, या एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्योर लिक्विड्स के बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एज वेल एज दो डिफरेंट प्योर लिक्विड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अब थोड़ा सा सोचो, अगर हमारा रिलीज्ड एनर्जी ज़्यादा हो, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कम हो, तो उस तरह के केस में जो नेट सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो एनर्जी है वो क्या होगा, रिलीज होगा, यानी कि वहाँ पे जो सॉल्यूशन के बनने के दौरान इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि नेट जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज़्यादा हो और बॉन्ड के बनने के कारण जो रिलीज एनर्जी है वो कम हो, तो उस केस में हमारा जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इंडोथर्मिक हो जाएगा। और ऐसा भी एक केस हो सकता है जहाँ पे कोई चेंज ना हो, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी रिलीज कर दिया। तो हमको यहाँ पे डेल्टा एच का, यानी कि इंथैल्पी ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, इंथैल्पी ड्यूरिंग डिसोल्यूशन जो है वो हमको अलग अलग वैल्यू कंटेन करते हुआ दिख रहा है, एक बार जीरो वैल्यू कंटेन कर रहा है, एक बार पॉजिटिव एज वेल एज एक बार निगेटिव, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सोचते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सर ए इंट्रैक्शन और जो बी इंट्रैक्शन था वो वीक था, ठीक है, और उसके टूटने के बाद जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ ए और बी के बीच में वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो क्या होगा कि एकाएक दोनों को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। समझे कि जैसे मैं इसका वॉल्यूम मान लेता हूँ V1 और इसके वॉल्यूम को मैं इंडिकेट कर देता हूँ किससे, V2 से। तो हम लोग सोचते क्या है कि इसका 50 ml, इसका 40 ml, तो हमको नेट रिजल्टेंट कितना मिलना चाहिए, 90 ml। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया होगा तो हमको 90 ml से क्या मिलेगा, कम। ऐसा भी हो सकता था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता तो 90 ml से क्या मिलता, ज़्यादा। और ऐसा भी हो सकता था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम बराबर ही होता, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एकदम बराबर होता तो उस पर्टिकुलर केस में हम कहते कि हमारा वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉल्यूम चेंज एज वेल एज एनर्जी चेंज के बेसिस पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हमको चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो पहले मैं
तो यहाँ पे डेल्टा एच को मैं बोल रहा हूँ चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। दोनों प्योर लिक्विड को मिक्स करने के बाद जो इंथैल्पी चेंज हुआ है उसको डेल्टा एच से इंडिकेट कर रहे हैं। फिर मैं डेल्टा वी मिक्स, इसको मैं डेल्टा एच मिक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एच मिक्स, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स लिख रहा हूँ। डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। फिर मैं डेल्टा एस से इंडिकेट कर रहा हूँ चेंज इन एंट्रोपी को, ठीक है। फिर डेल्टा जी, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और F.O.A से मैं इंडिकेट कर रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। तो टोटल हम इस मिक्सचर के लिए, यानी कि जो हम लोगों ने दो प्योर लिक्विड को मिक्स करके ये जो सॉल्यूशन बनाया है, तो उसके लिए ये सारे प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 करके डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्या है, चेंज इन इंथैल्पी। दूसरा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। फिर चेंज इन एंट्रोपी। फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से शुरू के दो चीज़ों को और लास्ट के टर्म को आपने कवर कर लिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो सकता है, तो वो बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, घट भी सकता है। एज वेल एज मैंने कहा कि डेल्टा एच क्या हो सकता है, तो इंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। और वॉल्यूम उसी के अकॉर्डिंग, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वॉल्यूम घट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तो हमको समझ में आ गई कि कैसे ये बदल सकता है। इंट्रोपी के बारे में सोचते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद होगा इंट्रोपी क्या होता है। व्हाट इज इंट्रोपी? द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। किसी भी सिस्टम में मौजूद पार्टिकल्स के डिग्री ऑफ रैंडमनेस को ही क्या बोलते हैं, इंट्रोपी बोलते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि जब हम दो प्योर लिक्विड को मिक्स करते हैं तो ओवरऑल दोनों प्योर लिक्विड को मिक्स करने के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस मिलता है, एंड ड्यू टू मोर अवेलेबल स्पेस ये ज़्यादा रैंडमनेस शो करते हैं और इंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। तो आप हमेशा याद ही रखेंगे कि डिसोल्यूशन के दौरान हमेशा इंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ड्यूरिंग डिसोल्यूशन इंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजेस। दो प्योर लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दिया तो नेट इंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हर हाल में चाहे सॉल्यूशन का कोई भी टाइप हो, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, सॉल्यूशन आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, किसी भी टाइप का हो, हम कहेंगे चेंज इन इंट्रोपी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। एक और बात, डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस है? डिसोल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को ही डिसाइड करता है ना। कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसी को डिसाइड करने के लिए हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो आपको याद होगा कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज जो है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर हम लोग सोचें कि गिब्स फ्री एनर्जी डिसोल्यूशन के दौरान क्या होगा, तो डिसोल्यूशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दो लिक्विड को हम लोग सिर्फ कांटेक्ट में ला करके छोड़ दे तो वो खुद से ही आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि मिक्सिंग जो है, डिसोल्यूशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का भी साइन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये आपका हमेशा लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इन पांचों टर्म्स को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो इसमें समझ में आ रहा होगा कि हमको दो चीज़ें फिक्स देखने को मिल रही है, एक इंट्रोपी और एक गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन जो तीन चीज़ें हैं फर्दर वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यानी कि अब हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा सॉल्यूशन का वो इन्हीं तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा मेनली। हम कहेंगे सॉल्यूशन को जो क्लासीफाई करना है वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा, एंथैल्पी चेंज, change in volume as well as on the basis of force of attraction between molecules, ठीक है। और इसके बेसिस पे ही हम लोग सॉल्यूशन को कितने टाइप में क्लासिफाई करेंगे, दो टाइप में। एक क्या कहलाएगा, आइडियल, और एक क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल। अब मन में थोड़ा सा सोचो आइडियल का मतलब क्या है? आइडियल का मतलब है कि जैसा पहले था बाद में भी वैसा रहे,
प्रॉपर्टीज़ में चेंज ना हो। जैसे आपने कहा कि हम लोगों ने 2 प्योर लिक्विड को लिया और उन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लिया, तो 2 प्योर लिक्विड को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, अगर उस फॉर्म्ड सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जैसा हो, उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो आइडियल सॉल्यूशन। वॉल्यूम हम लोगों ने एक का 40 ml लिया और एक का 50 ml लिया, तो नेट हमको 90 ml ही सॉल्यूशन मिले, जो कि एक्सपेक्टेड था कि 40 और 50 ml को मिक्स करेंगे तो 90 ml मिलेगा। अगर ऐसा हो तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर आप कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान जितना एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा है सेम उतना ही एनर्जी रिलीज भी हो जाए, यानी कि डेल्टा एच कितना हो जाए, 0, तो उस केस में हम बोलेंगे क्या है, सॉल्यूशन आइडियल। और अगर नॉन जीरो आया, 0 के बराबर नहीं आया, या तो बढ़ गया या घट गया, एनर्जी या तो रिलीज हो गया या एब्जॉर्ब्ड हो गया, वॉल्यूम या तो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो बढ़ गया या घट गया, तो उस तरह के केसेस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन का बेसिक जो फंडा है वो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन के टाइप को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स एंड delta H mix, solution are classified into 2 categories. First is ideal solution and second one is non-ideal solution. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेल्टा वी मिक्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच मिक्स हम लोगों ने सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया है। ठीक है, कितने तरह के सॉल्यूशन है, 2 तरह के सॉल्यूशन है, पहला है आइडियल एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आते हैं आइडियल सॉल्यूशन के पास। तो आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करने का सबसे जो बेसिक तरीका है, हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को सभी टेम्परेचर पे फॉलो करता हो, द सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्ड्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्ड्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को सभी कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर पे फॉलो करता हो, क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करने का बेसिक मीनिंग क्या है, इससे हम लोग क्या समझ पाते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि रॉल्ड्स लॉ कहता है कि अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो पीएस किसके बराबर होता है, बताओ, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, ये थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करें। थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब हमको सॉल्यूशन का कंपोजिशन पता है कि कितना मोल किस कंपोनेंट का घुलाया गया था और उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता है, और उसके थ्रू हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो जो कि रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू कहलाएगा। एक और तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैब में उसी सेम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं मैनोमीटर के हेल्प से। जैसे मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने उसी सेम सॉल्यूशन को फिल कर दिया जिस सॉल्यूशन के लिए अभी हम लोगों ने रॉल्ड्स लॉ से कैलकुलेशन किया था। ठीक है, उसी सेम सॉल्यूशन को फिल कर दिया। अब जैसे इस सॉल्यूशन को फिल करेंगे तो ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट वेपर का फॉर्म करेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसमें एक छोटा सा होल करके इसमें हम लोग एक मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। एक मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा मैनोमीटर के बारे में, ये गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें हम लोग मरकरी फिल कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, मरकरी मैंने फिल कर दिया। पहले दोनों लिम्ब में जो मरकरी का लेवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब धीरे धीरे वेपर जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा और इसके सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण से मरकरी किसी एक सर्टेन हाइट h तक राइज हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, लैब में इस हाइट को मेजर कर लेंगे। ठीक है, और इस हाइट को मेजर करने के बाद हम लोग वेपर प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता होगा कि हम लोग मरकरी के हाइट से कैसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो जो प्रेशर आएगा वो कहलाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, और ये जहां से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो क्या कहलाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू। अगर सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है तो इसका मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेगा तो थ्योरेटिकल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि हम कहेंगे कि अगर PS दैट इज P0A XA प्लस P0B XB, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, P थ्योरेटिकल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ, P थ्योरेटिकल किसके बराबर हो जाए, P कैलकुलेटेड के बराबर हो जाए। और अगर ऐसा होगा इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके बराबर हो जाएगा, P0A XA एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ B भी किसके बराबर हो जाएगा, P0B XB के बराबर। तो अगर थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर होता है तो उस समय हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइडियल। और अगर ये बराबर ना होता, यानी कि यहाँ से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो इस थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर ना होता, तो हम लोग बोलते सॉल्यूशन को क्या, नॉन आइडियल। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, तो मैंने कहा था कि अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे सोचो तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले हो, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल है। और सब फंडा जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं मिलेगा, एज वेल एज कोई एनर्जी का भी चेंज नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्स कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। अगर आप बात करें इंट्रोपी चेंज का, पहले V मिक्स की बात कर लेते हैं फिर इंट्रोपी चेंज पे आते हैं। डेल्टा V मिक्स का बात करें तो ये कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर हम लोग इंट्रोपी चेंज की बात करें तो इंट्रोपी चेंज को हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा S मिक्स से। और ये मैंने आपको पहले से ही क्लियर करके रखा है कि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान इंट्रोपी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। और चूंकि डिसोल्यूशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस कारण से गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगा, लेस देन 0 के बराबर। तो ओवरऑल ये सभी कुछ बेसिक फीचर्स है आइडियल सॉल्यूशन के, जिसपे क्वेश्चंस आता रहे। जैसे क्वेश्चन आएगा कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जैसे आपको ये सभी दे दिया गया तो हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्स कितना होना चाहिए, 0, डेल्टा V मिक्स कितना होना चाहिए, 0। ये दोनों तो हमेशा अपना साइन फिक्स रखता है, इंट्रोपी बढ़ता है और गिब्स फ्री एनर्जी का साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। एंड द फिफ्थ वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जो AB इंट्रैक्शन होगा, जो AB इंट्रैक्शन होगा, दिस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ सम ऑफ AA एज वेल एज BB इंट्रैक्शन। यानी कि AA इंट्रैक्शन एज वेल एज BB इंट्रैक्शन के सम का एवरेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, AB इंट्रैक्शन होगा। तो ओवरऑल फाइनली क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि वैसा कोई भी सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को सभी कंसंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर पे फॉलो करता हो क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है वेपर प्रेशर का वो किसके बराबर होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मिक्स करने से पहले था वही सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने के बाद भी मौजूद होता है। और अगर आप बात करें इन वैल्यूज के टर्म में तो हम बोलेंगे सिंपली P थ्योरेटिकल किसके बराबर होगा, कैलकुलेटेड के बराबर। डेल्टा H मिक्स कितना, 0, डेल्टा V मिक्स भी कितना हो जाएगा, 0। इंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हमेशा कितना होता है, लेस देन 0। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दोनों इंट्रैक्शन के सम के एवरेज से दिया जाएगा। तो ये हमारा हुआ आइडियल सॉल्यूशन का बेसिक फीचर। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ आपने पहले भी देख रखा है, कोई नया ग्राफ है नहीं, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ तो हम लोगों ने पहले भी कवर कर रखा है, बस यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए। तो मैंने कहा है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे। इसका मतलब अगर हम लोग y एक्सिस पे वेपर प्रेशर को रख दें और x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को प्लेस कर दें, तो मोल फ्रैक्शन जो है यहाँ पे A का 0 मैंने दिखा दिया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A का 1, मोल फ्रैक्शन का सम चूंकि हमेशा 1 के बराबर होता है तो B का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे B का मोल फ्रैक्शन 0।
इसको वेरी करा रहे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.8, यहाँ पे 0.2, 0.4 और यहाँ पे 0.2। ए का मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बी का मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो कि पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होता था। अब चूंकि बराबर है इसका मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा, ठीक है ना। अगर बराबर नहीं होता तो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। पी बी इक्वल टू क्या होता है, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग दिखाएंगे और इन दोनों प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को पी नॉट ए एज वेल एज पी नॉट बी से इंडिकेट करेंगे। और मैंने ये भी पढ़ाया था, द लाइन ज्वाइनिंग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑलवेज गिव्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा क्योंकि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। लेकिन अगर सोचो यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता तो क्या होता, तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन है इस पे हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लाई नहीं करता, ये इससे अबव लाई करता या नीचे लाई करता। क्यों ऐसा होता, क्योंकि वेपर प्रेशर जो कैलकुलेटेड होता वो या तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा आता या कम आता। अगर ज्यादा होता तो ये सारा लाइन इसके ऊपर से जाता है ना, ऐसे जाता, और अगर कम होता तो इसके नीचे से जाता, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिखाया। अब एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है पॉइंट, तो कहता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट नियरली सेम पोलर नेचर कंटेन करते हो एज वेल एज उनका मॉलिक्यूलर साइज भी लगभग बराबर हो, तो उस केस में उनका कॉम्बिनेशन आइडियल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। समझेंगे अच्छे से, कह रहा है कि नियरली सेम पोलर नेचर। ठीक है, दोनों नेचर वाइज क्या होने चाहिए, लगभग सेम ही होने चाहिए। ठीक है, एज वेल एज दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि उनका मॉलिक्यूलर साइज भी लगभग सेम ही होना चाहिए। एक आध कार्बन का डिफरेंस चलेगा, अब एक से ज्यादा कार्बन का डिफरेंस होगा तो वहां पे वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर साइज सेम होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है, नियरली सेम पोलर नेचर होना चाहिए। तो उस तरह के केस में हमारा जो एग्जाम्पल होगा, जो पेयर होगा, वो किसको इंडिकेट करेगा, आइडियल सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। पहला एग्जाम्पल देखें, पहला है बेंजीन टॉल्यूइन, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6 और टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है C7H8। देखेंगे तो दोनों में एक ही कार्बन का डिफरेंस है, ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट में देखें तो ये है अल्कोहल, ये भी है क्या, अल्कोहल, तो दोनों अल्कोहल के ही श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर हो गया सेम। दूसरी बात, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे दो कार्बन, तो ओवरऑल साइज भी क्या होगा, नियरली सेम, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए तीसरे एग्जांपल में इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, दोनों हेलोजेंस को ही इंडिकेट करता है और दोनों में साइज का छोटा सा डिफरेंस है। क्लोरीन के जस्ट बाद कौन आता है, ब्रोमीन आता है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन भी क्या होगा, आइडियल होगा। फिर उसके बाद एग्जांपल है डाइक्लोरोब्रोमीन और ये है ये डाइब्रोमो इथेन है और ये हमारे पास क्या है, डाइक्लोरो इथेन। तो एक है डाइब्रोमो इथेन और एक है डाइक्लोरो इथेन, फिर से हैलोजन को ही इंडिकेट कर रहा है, एक में 2 क्लोरीन है तो एक में 2 ब्रोमीन है, साइज का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, चलेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, दोनों क्या है, अल्केन के ही मेंबर है, एक 6 कार्बन कंटेन कर रहा तो एक 7 कार्बन कंटेन कर रहा। एंड नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिर से वैसा ही दिख रहा है, हैलोजन वाला ही, एंड CCl4 SiCl4, कार्बन के बाद जस्ट कौन आता है, सिलिकॉन। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एज वेल एज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड साइज वाइज होंगे वो थोड़ा सा डिफर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा। और ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ओवरऑल इन सारे एग्जाम्पल में आपको एक सिमिलरिटी दिख रहा होगा, जिनका पोलर नेचर सेम हो एज वेल एज जिनका मॉलिक्यूलर साइज लगभग बराबर हो, वो किसको फॉर्म करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। तो ग्राफ एज वेल एज इनके एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से क्लियर हो जाने चाहिए।